आज की वीडियो में हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा साइंस का रोड मैप। डिटेल में हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे कि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और वो क्या होती है। इसके अलावा सेकंड चीज हम जॉब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। डेटा साइंस कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जॉब ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने रोड मैप से। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यूजिंग हिंदी, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और अगर हम लोग इंग्लिश भी यूज, कोई वर्ड्स इंग्लिश का यूज कर रहे हैं या फिर कोई अदर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं और एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं। सो इस सेम तरीके से मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए भी हमें कोई लैंग्वेजेस की नीड पड़ती है। उन लैंग्वेजेस को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जब हमें मशीन से इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, मशीन को अपनी बात समझानी है या कोई कमांड देनी है, तो उसके लिए भी कोई लैंग्वेज चाहिए, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है मार्केट में। सी, C++, जावा, आर, काफी लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। बट हम लोग पाइथन को यूज क्यों करने वाले हैं? देखो, जब हम डेटा साइंस और एआई की बात कर रहे हैं, तो पाइथन और आर सबसे ज्यादा सपोर्टिव लैंग्वेजेस होती है। रीजन, ये इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रिटर क्या होता है, ये जब हम पाइथन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे। तो ये इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। C++, जावा, ये होते हैं कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। सो जब एआई की बात करें, डेटा साइंस की, तो वहाँ पे इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेजेस ज्यादा सपोर्ट करती है इन कंपेरिजन टू कंपाइलर। सो इसलिए हम लोग पाइथन और आर वाली साइड, इंटरप्रिटर वाली लैंग्वेजेस को समझेंगे। पाइथन ही क्यों पढ़ेंगे? पाइथन इसलिए पढ़ेंगे कि अगर हम मार्केट की बात करें तो 70 to 80% कंपनीज पाइथन को मांगती है इन कंपैरिजन टू आर। और अगर आप पाइथन पढ़ लेंगे तो आर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेजेस है। और अगर बात करें इन C++, जावा, तो ये कंपाइलर बेस्ड है, ये डेवलपमेंट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। वेबसाइट डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उस टाइप के लिए हम कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। सो हम पहले अपना मॉड्यूल कवर करने वाले हैं पाइथन। पाइथन के बाद हम लोग कवर करेंगे सेकंड मॉड्यूल, डेटाबेसेस। सो हम लोग दो डेटाबेसेस पढ़ेंगे, माई एसक्यूएल और सेकंड हमारा रहेगा मोंगोडीबी। डेटाबेसेस होते क्या है? देखो, आप लोगों ने एक्सेल के बारे में सुना होगा, तो एक्सेल यूज करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। और एक्सेल के डेटा का कुछ फॉर्मेट होता है, रोज एंड कॉलम्स। बट एक्सेल की एक लिमिटेशन है, उसमें आप ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। तो वो लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए हम लोग डेटाबेसेस को यूज करते हैं। डेटाबेस की कोई लिमिट नहीं है, आप उसमें कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो कंपनीज डेटाबेसेस को यूज करती हैं टू स्टोर देयर डेटा। क्योंकि जब आप डेटा साइंस डोमेन की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो सारा काम आपका जो रहने वाला है वो डेटा के साथ ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे डेटा को हैंडल करना हमसे आना चाहिए, तो वो आप सीखोगे डेटाबेसेस में। दो डेटाबेसेस आप पढ़ोगे, माई एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी। दो क्यों पढ़ोगे? क्योंकि डेटाबेस इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। आरडीबीएमएस और एनआरडीबीएमएस, डिटेल में जब हम डेटाबेस को पढ़ेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। तो हम दोनों टाइप का, जो डेटा साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आरडीबीएमएस, और हमारा एनआरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से रिलेटेड एक एक डेटाबेस पढ़ेंगे। माई एसक्यूएल हमारा आरडीबीएमएस का पार्ट है और मोंगोडीबी हमारा एनआरडीबीएमएस का पार्ट है। तो ये हम लोग डेटाबेसेस में कवर करेंगे। डिटेल में हम इसको जब अपना टॉपिक कवर करेंगे तब डिटेल में समझेंगे क्या होते हैं, क्यों बोला जाता है इन्हें नॉन रिलेशनल और रिलेशनल। थर्ड मॉड्यूल हम लोग अपना कवर करेंगे मैथ्स वाला पार्ट, जिसमें मोस्टली तो दो ही मैथमेटिक्स के पार्ट रहेंगे हमारे, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। थर्ड मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। कुछ पार्ट्स और भी रहेंगे मैथ के, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये क्यों रिक्वायर्ड है? देखो, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 1 लाख रिकॉर्ड्स है, डेटा है। अब इस 1 लाख में से हमारे पास 20,000 ही है यूजफुल है। तो ये 1 लाख में से इन 20,000 कैसे निकालें कि यूजफुल कौन से है? तो उसके लिए हम इस मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज को यूज करते हैं।
फर्स्ट तो ये बेनिफिट है मैथ्स पढ़ने का। दूसरा, जब हम मशीन लर्निंग और एआई की बात करते हैं तो उसके पीछे बैकएंड में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज की फॉर्मूलाज, स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट होते हैं। तो उसके लिए हमें मैथ्स आनी चाहिए जब हम लोग डेटा साइंस और एआई की बात कर रहे हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो हम सब चीजें थर्ड मॉड्यूल में पढ़ेंगे। फोर्थ मॉड्यूल हमारा रहने वाला है पावर बीआई, जो कि हमारा विजुअलाइजेशन टूल है। विजुअलाइजेशन टूल की बात करें तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने अभी बात करी थी कि 1 लाख रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर आपके पास ये डेटा रिकॉर्ड्स कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में, तो आप उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाओगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे आप लोग शेयर मार्केट में जाके कुछ इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आप वहाँ पे ग्राफ्स देखते हैं। तो ग्राफ से हमें समझ में आता है आसानी से कि कब स्टॉक का प्राइस कितना था, कब कितना था। तो हम लोग अच्छे से ज्यूम कर पाते हैं और अच्छे से वहाँ पे अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कर पाते हैं। तो सेम तरीके से हम अपने डेटा को भी विजुलाइज और ग्राफ्स वगैरह की फॉर्म में, विजुलाइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके तब समझते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पावर बीआई। तो आप पावर बीआई सीखेंगे अपने फोर्थ मॉड्यूल में। पावर बीआई के अलावा हम पाइथन लाइब्रेरीज से भी ये काम कर सकते हैं विजुअलाइजेशन वाला। तो हम यहाँ पे पाइथन लाइब्रेरीज भी सीखेंगे। तो हम यहाँ पे वैसे तो पाइथन की 4 लाइब्रेरी पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लोटलिब एंड सीबोर्न। तो ये 4 लाइब्रेरी हम सीखेंगे, ठीक है। इन चारों लाइब्रेरीज को हम पावर बीआई के पहले या पावर बीआई के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये जो हमारे 4-5 मॉड्यूल हुए, ये एक डेटा एनालिस्ट, आप लोगों ने प्रोफाइल सुनी होगी। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को एनालाइज करने का काम करता है। तो ये सब चीजें एक डेटा एनालिस्ट यूज करता है टू एनालाइज द डेटा। बट हम जब बात करते हैं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस में ये सब चीजें तो कवर होती ही होती हैं। इसके अलावा एआई का पार्ट ऐड हो जाता है। एआई वाला पार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में क्या ऐड हो जाता है, डेटा साइंस के, डेटा साइंटिस्ट में या डेटा साइंस प्रोफाइल में, उसमें आ जाता है सबसे पहले मशीन लर्निंग, जो कि हमारा 6th मॉड्यूल पढ़ेंगे हम लोग। मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो देखो जैसे हम स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग क्लास स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल खाली होता है। टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हम उन चीजों को सीख के उसके बेस पे एग्जाम देते हैं, यही होता है। ऐसे ही आप इस कोर्स में करोगे, आपको भी डेटा साइंस की नॉलेज नहीं है, आप सीखोगे, उसके बाद आप उसको सीखने के बाद आपके माइंड में कुछ आएगा कि डेटा साइंस क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे, देन उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाओ। तो इसी तरीके से जो मशीन लर्निंग में मॉडल्स हैं हमारे पास, वो भी एक बच्चे की तरह, हमें हमारे पास अनट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं, बिल्कुल खाली, उन्हें कुछ नहीं पता होता। हमारे पास जैसा डेटा भी होता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम उन मशीन लर्निंग में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हम उस मॉडल को सिलेक्ट करते हैं जिस टाइप का डेटा। डेटा देखो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। डेटा इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर्स में भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती हैं, और उसमें भी इंटीजर्स में भी, न्यूमेरिकल डेटा में भी मल्टीपल टाइप्स का होता है। उसके बाद टेक्स्ट, जो हमारा कैटेगोरिकल डेटा भी जिसे हम बोलते हैं, वो भी कई टाइप का हो सकता है। तो डेटा बहुत टाइप के होते हैं, जिसके बारे में हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब तो समझेंगे ही, बट अभी के लिए बस ये बताना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग में वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, वो हम सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर डेटा, जैसा डेटा हमारे पास होता है। और उस डेटा पे हम क्या करते हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उस मॉडल को उस डेटा पे ट्रेन करके सिखाते हैं, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद वो मॉडल क्या करता है, फिर वो भी एक एग्जाम या फिर वो प्रिडिक्शन करता है। जैसे आप लोगों ने पेटीएम यूज करा है, या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, अमेजोन यूज करते हो, पेटीएम पे आपने मूवी टिकट बुक किया, तो मूवी टिकट पे आप सब सेलेक्ट करोगे कौन से हॉल में जाना है, किस टाइम का शो देखना है, तो लास्ट में एक प्राइस प्रिडिक्ट करता है ना वो। तो वो जो प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा है, उसे सिखाया गया है कि भाई इस टाइम पे इस सिनेमा हॉल में
ये वाले प्राइस तुम्हें बताने हैं। तो वो सिखाया गया ना, तो वो काम एक डेटा साइंटिस्ट ही तो करता है सिखाने का, यूजिंग मशीन लर्निंग, ट्रेनिंग करके। तो वही काम हम लोग करेंगे। मशीन लर्निंग के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग। अगर हम लोग बात करें डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन है। सो डीप लर्निंग एग्जिस्टेंस में आया तो साइंटिस्ट और रिसर्चर ने सोचा कि जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन में आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उसी तरीके से साइंटिस्ट ने सोचा कि मशीन्स भी क्या कुछ इस तरीके से लर्न कर सकती हैं। तो उसी चीज को कॉपी करा गया और डीप लर्निंग को बनाया गया। तो डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स होते हैं, मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन समझो। जब हमारे पास कम डेटा होता है तो हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल्स को यूज करते हैं, बट जब हमारे पास डेटा सेट्स बड़े होते हैं, लार्ज डेटा होता है, तो उस केस में हम लोग जाते हैं डीप लर्निंग के साथ। ठीक है। डिटेल में तो हम लोग अपने टॉपिक जब पढ़ेंगे तब इसके को समझेंगे एग्जांपल के साथ, बट अभी के लिए मशीन लर्निंग का ही एडवांस वर्जन है जिसको हम लार्ज डेटा सेट्स के केस में यूज करते हैं। अब डीप लर्निंग के बाद हम दो चीजें पढ़ेंगे, कंप्यूटर विजन, जो डीप लर्निंग के अंदर ही वैसे आते हैं, बट मैं इन्हें डिफरेंट मॉड्यूल का नेम दे रहा हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा सा इनमें डिफ्रेंशिएट कर सको। कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन दोनों चीजों के बारे में अगर हम बात करें, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है। सो कंप्यूटर विजन, आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट पे चालान कर, ऑटोमेटिक चालान वाले कैमरास देखे होंगे। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेंगे, ओवर स्पीडिंग हुआ तो चालान भेज देंगे। तो क्या हुआ, उस कैमरे के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को विजन प्रोवाइड करा गया, उसके अंदर माइंड भी है, तभी तो वो सब चीजें डिटेक्ट करके चालान करके भी ऑटोमेटिकली आपको भेज रहा है। तो कंप्यूटर विजन का मतलब यही है कि मशीन्स को विजन प्रोवाइड कराना। तो आप ये सीखोगे कि वो कैसे हम मशीन को विजन देते हैं कि वो देखकर डिसीजन लेती है, देखकर चीजों को डिटेक्ट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो वो आप सब कंप्यूटर विजन में पढ़ोगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टेक्स्ट डेटा से रिलेटेड आ जाता है। टेक्स्ट डेटा से रिलेटेड का मतलब है, आप लोग जैसे गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आप टेक्स्ट में ही तो सब चीजें सर्च करते हो, हिंदी इंग्लिश में, ट्रांसलेटर में इंग्लिश डालते हो, हिंदी में कन्वर्ट करता है। तो वो इंग्लिश को समझ के हिंदी में कैसे कर रहा है, तो वो सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है। बाकी आप चैट जीपीटी यूज करते हो, चैट जीपीटी भी तो टेक्स्ट में ही आप सर्च कर रहे हो, तो टेक्स्ट के बेसिस पे कैसे वो आंसर, और फिर आपको इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसी में आपको टेक्स्ट में आंसर दे रहा है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, तो मशीन तो बाइनरी समझती है, 0 1, तो वो टेक्स्ट में कैसे आंसर कर पा रही है, टेक्स्ट को कैसे समझ पा रही है। तो वो सब पॉसिबल होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से, एनएलपी। सभी लैंग्वेजेस में एनएलपी इंटीग्रेट है, गूगल सभी वेबसाइट्स में, सभी सॉफ्टवेयर्स में एनएलपी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम एनएलपी को अच्छे से समझेंगे, ये हमारा 8th मॉड्यूल है। इसके बिना मशीन टेक्स्ट नहीं समझ सकती है। टेक्स्ट का मतलब मेरा इंग्लिश का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च कर रहा हूँ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश हुआ ना, तो ये इंग्लिश को मशीन कैसे समझ पाई, तो वो होता है एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। तो वो आप 8th मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये चारों मॉड्यूल एआई वाला पार्ट है जो हम पढ़ेंगे। सो डेटा साइंटिस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डेटा साइंटिस्ट ये 8 9 मॉड्यूल पढ़ता है, डेटा एनालिस्ट ये पढ़ता है ऊपर के 5 मॉड्यूल्स। अब इसके अलावा हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अराउंड 15+ प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को हम एंड टू एंड करेंगे। प्रोजेक्ट्स में हम काफी प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड भी करेंगे। और तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें कुछ पार्ट चाहिएगा, HTML CSS भी, फ्रंट एंड वाला पार्ट, क्योंकि इसके बिना तुम वेबसाइट क्रिएट नहीं कर पाओगे। पाइथन का फ्रेमवर्क भी हम लोग पढ़ेंगे, फ्लास्क, इसके बिना क्योंकि वेबसाइट नहीं क्रिएट हो पाएगी। उसके अलावा ये तो हमारा हुआ, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे AWS, क्लाउड वाला पार्ट, क्लाउड, गिटहब, गिट पढ़ेंगे, गिट के और AWS के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये तो फ्रंट एंड वाला हो जाएगा, HTML CSS, जो कि वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। AWS क्या होता है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम यूज किया होगा। इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं, वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं या ऐप को स्क्रॉल करते हैं, यूज करते हैं, उसका कोड भी तो रन कर रहा है कहीं पे, वो करता है रन क्लाउड्स पे। तो AWS एक क्लाउड्स है, क्लाउड है हमारा, जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स के कोड हम डिप्लॉय करेंगे, और हमारी वेबसाइट फिर रन करती, वो कोड तो हमारा क्लाउड पे रन करता रहेगा, और हमारी वेबसाइट काम करती रहेगी। ठीक है, तो हम AWS सीखेंगे। गिट भी हमारा एक तरीके से कोड को डिप्लॉय डिप्लॉय करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हम एक्स्ट्रा जो हमारे चीजें पढ़ेंगे एंड टू एंड हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए।
तो ये था एक ओवरव्यू हमारे रोड मैप का। अगर कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया, डोंट वरी, सिर्फ एक ओवरव्यू था। जैसे ही हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक रोड मैप था हमारे सिलेबस का। अब सेकंड चीज हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जॉब ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं इस डोमेन। तो सबसे पहला हमारे पास करियर ऑप्शंस और जॉब ऑप्शन की बात करें। देखो आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, डेटाबेसिस पढ़ रहे हो, मैथ्स वाला पार्ट भी पढ़ रहे हो, विजुअलाइजेशन टूल भी पढ़ रहे हो, पावर बीआई जिसे बोलते हैं। उसके बाद पाइथन लाइब्रेरी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग आप पढ़ रहे हो। तो देखो आप यहाँ पे पाइथन डेवलपर के लिए भी जा सकते हो, डेटाबेस डेवलपर के लिए भी जाते हो, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जिसे हम स्टैटिस्टिकल इंजीनियर बोल सकते हैं उसके लिए भी जा सकते हो, पावर बीआई डेवलपर के लिए भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर। तो जो भी अब 8-9 मॉड्यूल ये पढ़ोगे, हर एक मॉड्यूल के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो अगर उस मॉड्यूल में आप अच्छे से परफेक्ट हो जाओ। तो हमारे पास 8-9 तो जॉब ऑप्शन चाहिए हुए, उसके अलावा डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। So there are around 10 plus job options in this domain जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर कवरिंग द कोर्स ऑफ डेटा साइंस। सो ये डोमेन में बहुत सारी जितनी भी ये आप टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे ना, सारी ट्रेंडिंग में है। और सीखने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप लोगों को लगता है कि जॉब ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करनी चाहिए, तो मैं जॉब ऑप्शन से रिलेटेड कभी आगे फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार बात करेंगे कि कंपनी में एक रोल क्या होता है डेटा साइंटिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का, एआई, मशीन लर्निंग, और ये जो भी चीजें हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद क्या काम करेंगे कंपनीज में, आप लोग डेटा एनालिस्ट बनने के बाद क्या काम करेंगे, आप एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करने वाले हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से उन चीजों को समझेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैं कोर्स कर रहा हूँ तो उसके बाद में क्या काम करने वाला हूँ।